जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कमर चीमा और हमीद वसीम जी ने बहुत ज़बरदस्त विश्लेषण किया है पाकिस्तान की आने वाली राजनीति का। क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि आज बलोचिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान, जिस भी क्षेत्र में आज इनस्टेबिलिटी है, उस इनस्टेबिलिटी का कारण, सबसे बड़ा कारण पाकिस्तानी खुद है। क्योंकि वहाँ की हुकूमतें अब आने वाले समय में चुनाव के कारण कुछ भी करवा सकती है, चाहे वो बम धमाके हो, चाहे वो दहशतगर्दी हो, कुछ भी हो। क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति से मतलब है और अपने चुनाव जीतने से मतलब है। तो कहीं ना कहीं आज इमरान खान की फेलियर बलूचिस्तान के लोगों को जो भुगतनी पड़ रही है, वो आज पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो हमीद वसीम जी ने बहुत ज़बरदस्त विश्लेषण किया है कमर चीमा के साथ। तो आप देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों ये नहीं कहा जाता कि ठीक है, जो अवाम चाहती है जिस तरह के लोगों को वो बलूचिस्तान से, पंजाब से, केपी से, सिंध से उन उन लोगों को लाया जाए जो एक ऑर्गेनिक प्रोसेस के जरिए ऊपर आए। और ये क्यों समझा जाता है कि पॉलिटिकल क्लास इतनी मिच्योर नहीं है या इतने डिसेंट नहीं है कि वो मामलात खुद चला सके और इनके कान पकड़ के इधर से इधर करना जरूरी है। ये जो सिस्टम है, ये जो माहौल है, इसको ऑटो पे क्यों नहीं लगाया जाता और इसको क्यों मैनेज किया जाता है? या हमारे मुल्क के अंदर हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है वो इतनी मीडियोकर है कि उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लोगों को समझदार और सियाना नहीं समझा जाता, मीडिया को मैच्योर नहीं समझा जाता। ये जो जब तक, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर जब तक आप एक मैनेज सेटअप लेके आएंगे और विल ऑफ द पीपल प्रिवेल नहीं करेगी, और जिस तरह बलूचिस्तान में हम देखते हैं कि वहां पे जो लोग इस वक्त जितनी एलीट बैठी हुई है वो कोई अवाम की रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है, उनको तो चॉइसेस ही नहीं दी गई और उनको हालात बनाए गए हैं उनके लिए पावर में आने में। तो किस तरह फिर क्यों ना वहां पे दहशतगर्दी हो, क्यों ना इस तरह के मामला हो। सो व्हाई दिस ऑल हैपेंस कि ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, ये ऐसा क्यों करना पड़ता है? ये सवाल बड़ा ट्रिकी सा है और इम्पोर्टेंट भी है। और मेरा ख्याल है कि सारे के सारे हमारे मसलों की जड़ इधर ही फंसी हुई है। ये सर जरा काइंडली हमें हेल्प करें समझने में। देखें जी, इस मसले की जो जड़ है ना, ये एक माइंडसेट में फंसी हुई है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो इलेक्शन आखिर फेयर क्यों नहीं उन्हें देते, अब इसका मतलब वो कोई उनका कोई दुश्मन तो वहां पे इलेक्ट होकर नहीं आ रहा ना। इलेक्शन फेयर ना उन्हें देने का मतलब ये है कि अवाम पे एतबार नहीं किया जा रहा और एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है और अपनी नागजीरियत का एहसास है कि जी हम जो समझते हैं यही दुरुस्त है, और अगर हमने यहाँ ये बात ढीली कर दी या ये मामला ओपन छोड़ दिया तो यहाँ पे पता नहीं कौन सी कोई कुव्वत आ जाएगी जो हमें निगल लेगी। उसके पीछे तस्वर मैं आपको बताता हूँ, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। और पाकिस्तान में डे वन से चंद एक लोग जिनको आप अगर मल्टीप्लाई करें तो मुमकिन उनकी तादाद हजारों में होगी, लेकिन डेफिनेटली वो कोई 10,000 या नहीं बल्कि 2-3 हजार से ज्यादा नहीं होगा। एक बहुत ही क्लोज किस्म की रूलिंग एलीट, जिसको आप एस्टेब्लिशमेंट कह लें, जो लफ्ज मर्जी कह लें, वो डे वन से उसके जहन में दो चीजें जो है वो बैठ गई हैं। एक ये है कि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, कि हमारे खिलाफ कोई दुश्मन साजिश कर रहे हैं, ख्वाह वो विजिबल हैं इंडिया की तरह या इनविजिबल हैं या एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, लेकिन दुश्मन है जो तलवार लिए जो है कहीं खड़ा है। एक ये, और दूसरा ये कि हमारे मुल्क के अवाम जो है वो दुश्मन के साथ मिलने के लिए किसी वक्त भी बेताब हैं और तैयार हैं, और अगर हम इनको कान से पकड़ के दीवार के साथ खड़ा नहीं रखते तो ये भाग के दुश्मन के साथ मिल जाएंगे। ये दो सेंस हैं जिसकी बुनियाद पे इलेक्शन फेयर नहीं उन्हें दिए गए, क्योंकि उनका ख्याल था कि वो लोग इलेक्ट हो जाएंगे जो हमारे दुश्मन हैं। जिसकी क्लासिकल एग्जांपल आप 71 के इंतखाबात देख लें, शेख मुजीबुर रहमान का इलेक्ट होना, ये वगैरह वगैरह सारा, जिसके बाद इन्होंने तय किया कि अब तो ये कभी हो ही नहीं सकता। बलूचिस्तान की एग्जांपल एक क्लासिकल एग्जांपल ऑफ द डिनायल ऑफ द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन टू द पीपल। उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, देखे आप इसको हिस्टोरिकली इसलिए देखना जरूरी होता है कि हिस्ट्री में अगर कोई एक गलती हो जाती है तो जो गलतियों से सीखने वाली कामें होती हैं वो उसको रेक्टिफाई करती हैं, उस गलती की रोशनी में देखती हैं कि भाई ये हो गया, कोई आसमान टूट नहीं गया या इस पे कोई अलामी किस्म का हुक्म सादर नहीं हो गया, बल्कि ये एक हमारी गलती थी, तो हम ही हैं जो इसको रेक्टिफाई करते हैं। मसलन बलूचिस्तान में जो रियासत का लात है, ये आप रियासतों की हिस्ट्री पढ़ें
तो जो जिन रियासतों ने पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब ये है कि बर्रे सगीर की तकसीम के बाद जो रियासतें हैं, चूंकि अंग्रेजों के साथ उनकी अरेंजमेंट खत्म हो गई थी, तो अंग्रेजों ने उन्होंने कहा कि भाई अब आप 14 अगस्त के बाद आज़ाद हैं कि आप इंडिया या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ मिल जाएं, बात खत्म। और हमारे और आपके जितने मायदे हुए थे, ये मायदे अब आपके पहुंच गए और अब आप इनको असर नो कंक्लूड करें नई रियासतों के साथ। तो उसमें कुछ रियासतों ने कहा कि नहीं जी, हमें इसके लिए सोचने के लिए टाइम चाहिए, जिनमें एक रियासत का लात भी शामिल थी। और ये टाइम हमें, जब तक ये टाइम चाहिए, हम सोचते हैं उस वक्त तक हम स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो है उस पर सिग्नेचर करते हैं। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो था वो बाकायदा जो है वो कमेटी ने तैयार किया था, जिसमें हुक्मरान भी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो उस वक्त गुजरा भी थे, और बाकायदा वो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में जो है वो रेक्टिफाई हुआ। एक बाकायदा मसवदा था कि हम इन शराइत की बुनियाद पे पाकिस्तान या हिंदुस्तान के साथ ये मायदा करते हैं कि हमें जो है वो जिस वक्त तक हम अपने मुस्तकबिल का फैसला करते, हमें आपके साथ जो है वो ये इंतजामात आपके जिम्मे हैं, जिसमें रियासत कलात शामिल थी। अब आप मुझे ये बताएं कि वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करने का मतलब ये था कि आगे चल के पाकिस्तान जो है वो रियासत कलात के जो हुक्मरान हैं या वहाँ के अवाम हैं या वहाँ की पार्लियामेंट है, उसके साथ जो है वो नेगोशिएट करके एक पीसफुल प्रोसेस के अंदर जाके तो उनका पाकिस्तान के साथ इलाक करे, इंतजाम करे, या किसी और शराइत पे उनके साथ मायदा करे। आप मुझे कोई ऐसा मायदा दिखा दें जो रियासत कलात ने जो है वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान के साथ किया। और उसमें जब रियासत को मर्ज किया गया तो रियासत की पार्लियामेंट की तरफ से उससे पहले ये बात आ गई थी कि आप हमें मौका दें कि हम अपने मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए इजलास करते हैं और पार्लियामेंट में बैठ के फैसला करते हैं। पार्लियामेंट अभी कोई फैसले करने के बारे में गुफ्तगू ही कर रही थी कि रियासत को जो है वो मर्ज कर दिया गया पाकिस्तान में। उस दिन से लेके आज दिन तक आप बलूचिस्तान की हिस्ट्री पढ़ें, अनटिल रिसेंटली जो लतीफ़े हुए हैं वो तो आपके सामने है कि स्पीकर कैसे बनता है, डेप्यूटी स्पीकर कैसे बनता और बिगड़ता है, अदम एतमाद कैसे होता है, रातों रात एक नई पार्टी कैसे इमर्ज होकर सामने आ जाती है। और ये सारी हिस्ट्री आप देखते जाएं तो आपको नजर आएगा कि बलूचिस्तान असेंबली के पार्लियामेंट से लेके तो वहाँ के पहाड़ों पे बैठे हुए आम बलोच तक जो लोग हैं वो उन पे एतमाद नाम की कोई चीज जो है वो स्टेट की तरफ से नहीं होती। यानी आप पार्लियामेंट को भी मैनिपुलेट करते हैं और अवाम को भी मैनिपुलेट करते हैं, और जो नहीं सुनता उसको गन पॉइंट पे आप मजबूर करते हैं कि आप ये करें। आपके सामने जो है वो जो कुछ जिस तरह के इकदाम वहां पे बलूचिस्तान असेंबली में हुए, उससे बड़ी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती जो पे दर पे। और अभी वो प्रोसेस जो है वो जारी है। बलूचिस्तान आप उस हिसाब से देख सकते हैं कि वाहिद सूबा है जिसकी पार्लियामेंट ने यानी सूबाई असेंबली ने कभी भी इंडिपेंडेंटली डिबेट के बाद किसी मौजू पे कोई डिसीजन नहीं किया। वहाँ रातों रात पार्टियां बनती और बिगड़ती हैं और अजीब और गरीब किस्म के पूरे असरार चेहरे जो है वो दूसरे दिन आके बैठे होते हैं, जिनकी ना तो कोई सर्विसेज होती हैं, ना पॉलिटिक्स में कोई उनकी हिस्ट्री होती है, ना कोई ऐसी चीज होती है। जिसका मतलब क्या है कि आप अपनी मर्जी के पपेट किस्म के रजीम जो है वहां पे मसलत करते हैं जिनका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं होता, और अवाम अल्टीमेटली उनके खिलाफ हथियार उठा देते हैं या लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं या उनसे नाराज होकर पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। और ये रवायत 47 से चली आ रही है। जो बड़े बड़े वाकयात हुए जिसमें बड़े बलोच लीडरों को जो है वो शहीद कर दिया गया या उन पे बमबारी की गई, जैसे अकबर भुट्टी का केस है या मैरी या इस तरह के बड़े जो नौरोज खान से लेके तो जितने मैरी और मैंगल और ये सारे लीडर जो हैं उनके साथ जो हशर हुआ, जितना सब जेलों में रहे, उसमें से किसी एक एक्ट की आप जस्टिफिकेशन नहीं पेश कर सकते सवाए ताकत के इस्तेमाल के हक में होने और डेमोक्रेटिक प्रोसेस की मखालफत में होने के कि नहीं जी हम अवाम को कोई डिसीजन जो है वो नहीं करने देंगे। इसलिए ये आपने बहुत जबरदस्त जो है वो पॉइंट उठाया है कि अगर ये मसला शुरू दिन से ही इसको ये डेमोक्रेटिकली अवाम की विल के मुताबिक, उनकी फ्री विल जिसको कहते हैं, फ्री एंड इंडिपेंडेंट विल के मुताबिक अगर ये इसको डील कर लेते तो ये मसला ही पैदा नहीं होता था। ना कोई दहशतगर्दी का सवाल था, ना कोई हथियार उठाने का सवाल था, और ना इस सतह पे इतने बड़े पैमाने पे खून खराबा हो सकता था।
अब आप देखेंगे गुज़श्ता 5 साल 10 साल से आप भी सुन रहे हैं कि जी बलूचिस्तान में लोग डिसअपियर हो रहे हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो लोग हैं उनको उठाया जाता है, ख्वाह वो स्टूडेंट हूँ, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ या NGOs हूँ या जो भी हूँ। और पहले 2 4 3 5 साल तक इनकार किया जाता है कि हमें पता ही नहीं, और उसके बाद किसी न किसी दबाव में आके बंदा बरामद किया जाता है जी कि ये आ गया। मतलब है ये जोक है। और जाहिर है कि जिस काम के साथ आप ये कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ आप ये कर रहे हैं, उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेजिक किस्म का रिकॉर्ड है। ये को मजाक तो नहीं है कि आप किसी के बेटे को उठा के ले जाएं 4-5 साल तक गायब करके, तो उसके बाद आराम से छोड़ दें बगैर किसी माजरत के, बगैर किसी उसके। तो इन चीजों की मौजूदगी में सर ये हमें मानना पड़ेगा कि बलूचिस्तान इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ट्रेजिक फेलियर ऑफ सिस्टम। और वो सिस्टम क्या है कि वो कुछ जिसको कोई डिफाइन ही नहीं कर सकता, क्योंकि सिस्टम है ही नहीं। वो चंद लोग हैं जो डिसीजन करते हैं और उसके बाद वो किसी हद तक भी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जा सकते हैं, वह उनको गोली मारनी पड़े, बंदा उठाना पड़े, खून खराबा करना पड़े, जिस भी तरीके से पॉसिबल है। जब तक ये प्रैक्टिस चेंज नहीं होती उस वक्त ये सूरत हाल भी रहेगी, और जब तक ये सूरत हाल रहेगी आपका सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और ये डर और खौफ का माहौल के दुश्मन आपकी जो है वो आके बैठा हुआ है जमीन पे, या दुश्मन के साथ आपके अपने लोग मिले हुए हैं, ये वगैरह वगैरह, ये इसी तरह रहेगा। सर आखिरी ये आपने बिल्कुल सर सही पॉइंट आउट किया। जाहिर बात है कि इसमें जो वो ये है कि हमारे